नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को BTC सेकंड सेमेस्टर इकाई 5 पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम पर आधारित जो एक्सरसाइज है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को इस पर आधारित जो भी बेसिक था वो बता चुका हूं। तो जो लोग अभी तक मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और BTC सेकंड सेमेस्टर की मैथ की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, तो वहां से मेरे वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है। देखिए, एक्सरसाइज के पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए किसी पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है। तो देखिए, योगात्मक प्रतिलोम अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब है कि सिर्फ एक होता है। तो देखिए, कोई भी संख्या होती है उसका योगात्मक प्रतिलोम सिर्फ और सिर्फ एक ही होता है, क्योंकि योगात्मक प्रतिलोम का मतलब जैसे मान लीजिए ए कोई संख्या है और इसका योगात्मक प्रतिलोम कहा जाए तो योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका माइनस का ए हो जाएगा। और अगर एक है कहा जाए इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एक। और यही अगर यहाँ पर माइनस का 1 होता और इसका कहा जाता योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। और यहाँ पर अगर माइनस का ए होता तो ये हो जाता प्लस का ए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम सिर्फ एक होता है, लेकिन इसको हमको सिद्ध करना है। तो देखिए, हम सिद्ध कैसे करेंगे। तो देखिए, जब सिद्ध करने के लिए कोई चीज कही जाती है तो हम उसका उल्टा मानते हैं। तो यहाँ पर हम जो चीज कही गई है उसी का उल्टा मान लेते हैं कि माना कि ए, जैसे माना कि ए एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है और उसका योगात्मक प्रतिलोम और उसके योगात्मक प्रतिलोम कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक नहीं हम दो मानेंगे, क्योंकि कहा गया है अद्वितीय है तो उसका हम उल्टा मानेंगे, यानी कि एक नहीं हम क्या मानेंगे, दो मानेंगे। माना कि ए एक पूर्णांक संख्या है और उसका योग और उसके योगात्मक प्रतिलोम ये यहाँ पर लिख सकते हैं, और उसके दो योगात्मक प्रतिलोम बी और सी हैं। इस तरीके से इसको मान लेंगे कि माना कि ए एक पूर्णांक संख्या है और उसके दो योगात्मक प्रतिलोम बी और सी हैं। तो देखिए, योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है अगर कोई संख्या है उसमें अगर उसका योगात्मक प्रतिलोम जब जोड़ा जाएगा तो उन दोनों का योग 0 हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस संख्या का या कह लीजिए इस पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम हम बी और सी माने हैं, तो एक बार हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 0, यानी कि जोड़ने पर 0 आना चाहिए। और दूसरी कंडीशन में हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी माने हैं कि उसका योगात्मक प्रतिलोम है, तो हम क्या लिखेंगे, a बराबर c। जैसे यहाँ पर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर लिखे a प्लस बी बराबर 0, तो वैसे यहाँ पर भी a प्लस सी बराबर 0 लिखेंगे, यानी कि एक कंडीशन ये बनेगी और एक कंडीशन ये बनेगी। अब क्या करेंगे, इस b को हम इधर जो है पक्षांतर कर लेंगे और इस c को उधर पक्षांतर कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर a बराबर क्या लिख लेंगे, माइनस का b और a बराबर माइनस का c। तो यहाँ पर देखिए a बराबर माइनस का b और a बराबर माइनस का c आ रहा है, यानी कि अगर हम इन दोनों से अगर देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि माइनस b बराबर माइनस का c, ये हम कह सकते हैं। और एक दूसरी भी कंडीशन है उसको भी यहाँ पर हम लागू कर सकते हैं, यानी कि अगर हम इनको बराबर ना लिखें और इस रूप में लिख लें
कि जैसे यहाँ पर a प्लस बी बराबर 0 और यहाँ पर a प्लस सी बराबर 0 है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए 0 बराबर ये भी दिया हुआ है और 0 बराबर ये भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर a प्लस बी बराबर a प्लस सी, यानी कि जो कंडीशन पहले लगाए थे उसको भी लगा सकते हैं। तो वहां पर देखिए a बराबर माइनस का बी और a बराबर माइनस का सी आया था, यानी कि a बराबर माइनस का बी और माइनस का सी दोनों है, यानी कि जो है अद्वितीय हल हमारा वहां पर भी सिद्ध हो रहा है, यानी कि माइनस का बी और माइनस का सी a बराबर आ रहा है, यानी कि हल दोनों एक ही हैं, यानी कि दोनों बराबर में आ रहे हैं तो दोनों हल एक ही हैं, यानी कि जो योगात्मक प्रतिलोम होगा पूर्णांक का वो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी कि हल केवल एक होगा। और यहाँ पर इस रूप में भी सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि जब यहाँ 0 बराबर ये है और 0 बराबर ये है तो यहाँ पर इसके बराबर ये कर देंगे, 0 को इधर से हटा देंगे और 0 के इधर वाली चीज इधर ले आएंगे, यानी कि ये संख्या इधर ले आएंगे। तो यहाँ पर अब जो है निरसन नियम से क्या करेंगे, इसको a को देखिए कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर जो है b बराबर c हो जाएगा, b बराबर c हो जाएगा। तो b बराबर जब c हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए b चाहे रखिए और चाहे c रखिए, यानी कि दोनों का मान तो एक ही है, तो यहाँ पर इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा कि पूर्णांक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक अद्वितीय होता है, यानी कि सिर्फ एक ही होता है। और यही क्वेश्चन था और यही सिद्ध करना था। लैंग्वेज में आप नीचे लिख सकते हैं कि जो है पूर्णांक संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक अद्वितीय होता है, ये आप लिख सकते हैं। फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, पूर्णांक 6, 9, 11 को लेकर गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए, यानी कि साहचर्य नियम की पुष्टि करना हमको। तो यहाँ पर इसको जो है इरेज कर देते हैं इस क्वेश्चन को और अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है, पूर्णांक 6, 9, 11 को लेकर गुणा के साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए। 6, 9 और 11, तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिए कि साहचर्य नियम, गुणा का साहचर्य नियम क्या है। तो देखिए गुणा का साहचर्य नियम का मतलब है कि पहले इनका इनका गुणा करें, यानी कि दो के जोड़े एक बार बना करके एक संख्या को बाद में गुणा करें और उसके बाद फिर क्या करें, लास्ट वाली दो संख्याओं का जोड़ा बना के यानी कि इनका गुणा कर ले, उसके बाद इस संख्या से गुणा करें और दोनों कंडीशन में जो है इनका उत्तर जो है यानी कि इनका जो गुणनफल है वो सेम आना चाहिए, ये हमको करना है। तो यहाँ पर देखिए इनका हम गुणा करेंगे साहचर्य नियम की पुष्टि करने के लिए। तो देखिए हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम 6, 9, 11 है तो इसको हम इस रूप में लिख लेंगे 6 गुणे 9 गुणे 11। अब यहाँ पर इनको हम साथ में ले लेंगे और उसके बाद बराबर यहाँ पर दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, 6 को बाहर रखेंगे और इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे, यानी कि 9 गुणे 11 इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखिए इनका गुणा करेंगे और इनका गुणा करेंगे और देखेंगे क्या दोनों कंडीशन में सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो समझ लीजिए साहचर्य नियम की पुष्टि हो रही है। तो यहाँ पर देखिए 6 9 54 हो जाएगा और फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 11 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 6 को इधर शेष रखेंगे, इधर इसका पहले गुणा करेंगे तो 11 9 99 हो जाएगा और उसके बाद अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 11 चौक 44 और उसके बाद 11 बचे 55 और 55 और 4 59 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 594। उसके बाद इसका गुणा करेंगे तो 6 9 54, 54 का 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 54 का 4 हो जाएगा और फिर 6 9 54 और इसमें का जो शेष 5 है वो कितना हो जाएगा, 59 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 594 इधर भी आ रहा, 594 इधर भी आ रहा। अब नीचे लैंग्वेज में आप लोग लिख लेना कि अतः साहचर्य नियम की पुष्टि हो रही है, अतः साहचर्य नियम की पुष्टि हो रही। देखिए इन क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन यही क्वेश्चन जब इस तरीके से आ जाते हैं कि साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए, तो साहचर्य नियम की पुष्टि कीजिए, तब हमारी समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन को हम कहाँ शुरुआत करें और कहाँ पर अंत करें। तो ये दिक्कत आती है कि इसको लगाने का आप लोग तरीका समझ लीजिए, बाकी और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को इस प्रकार से लगाना है कि यानी कि जब 3 संख्याएं दी हुई हों तो देखिए जब 2 संख्या होती हैं तो क्रम विनिमय नियम हो जाता है,
दो संख्याएं हों और उनको आगे पीछे करके गुणा करना होता है, यानी कि जैसे 6 और 9 होता तो 6 और 9 का गुणा करते, उसके बाद बराबर लगा करके और 9 6 का गुणा करते। दोनों कंडीशन में अगर सेम होता तो क्या हो जाता, क्रम विनिमय नियम, यानी कि दोनों कंडीशन में अगर गुणनफल सेम आता तो गुणा का क्रम विनिमय नियम हो जाता। अब यहाँ पर ये गुणा का साहचर्य नियम, क्योंकि यहाँ पर 3 संख्याएं हो गई हैं। अब सबसे पहले इनका पहली 2 संख्याओं का जोड़ा बना करके इनका गुणा करेंगे, फिर तीसरी संख्या का गुणा करेंगे और यहाँ पर तीसरी संख्या को शेष रखेंगे और लास्ट वाली 2 संख्याओं का गुणा करेंगे और गुणा करके फिर तीसरी संख्या से करेंगे। तो इस प्रकार से ये जब सिद्ध हो जाए तो नीचे आपको लिख देना है अतः साहचर्य नियम की पुष्टि हो गई। ये लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्णांकों में भाग की संक्रिया नहीं होती है, सिद्ध कीजिए। पूर्णांकों में भाग की संक्रिया नहीं होती है, सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन है अगला। भाग की संक्रिया नहीं होती है का मतलब कि मान लीजिए कोई पूर्णांक है, कोई दो पूर्णांक हैं और अगर उनका भाग किया जाए तो जरूरी नहीं है कि एक पूर्णांक संख्या ही आए, यानी कि ये नियम हर जगह पर लागू नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई 2 पूर्णांक संख्याएं हैं, मान लीजिए पहली पूर्णांक संख्या 15 है और उसके बाद फिर दूसरी पूर्णांक संख्या मान लीजिए 3 है, तो क्या आएगा, तीनों पक्षी 15 यानी कि 5 आया और 5 एक पूर्णांक संख्या है। 5 एक पूर्णांक संख्या है। देखिए जो लोग जो है पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, परमेय संख्या ये सब नहीं जानते हैं तो मेरे इससे पहले वाले वीडियो देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया गया है कि कैसे इसको याद करना है और क्या इसकी परिभाषा होती है। तो वहां से आप लोगों को बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। और यहाँ पर जो है हम आप लोगों को सिर्फ सवाल बताए दे रहे हैं और बेसिक हम इससे पहले आप लोगों को बता चुके हैं, तो वहां से मेरे वो वीडियो भी आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर देखिए तीनों पक्षी 15 हो गया, यानी कि 5 आया जो कि एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन यहीं पर अगर बात करें 15 का भाग करें 4 से, तो देखिए भाई पूर्ण संख्या ये है, सॉरी पूर्णांक संख्या ये है और पूर्णांक संख्या ये है। देखिए पूर्णांक की बात हो रही, ऐसा नहीं कि पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक संख्या भी है, लेकिन पूर्णांक की बात हो रही तो हम यहाँ पर पूर्णांक ही कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक पूर्णांक संख्या है और नीचे वाली भी एक पूर्णांक संख्या है। लेकिन देखिए जब इसका हम भाग करेंगे तब देखेंगे कि क्या पूर्णांक संख्या आती है। तो यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12 हो जाएगा और बचा कितना, 3 बचा। अब 3 बचा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 30 हो जाएगा। तो 7 चौक 28 यानी कि 7 बार जाएगा, 3 4 सते 28। तो यहाँ पर 7 बार गया, फिर पॉइंट लगाए, 30 था और 27 हो गया है, यानी कि 7 बार गया है। तो 3 फिर उतारेंगे और 3 फिर उतारेंगे तो कितनी बार जाएगा, फिर 7 बार ही जाएगा, यानी कि 4 सते 28। तो इस प्रकार से ये भी ये जो है सॉरी ये जो है पूर्णांक संख्या नहीं होगी। अतः ये पूर्णांक संख्या नहीं होगी, पूर्णांक संख्या नहीं होगी। अब देखिए ये पूर्णांक संख्या हो गई। देखिए पूर्णांक संख्या को पूर्णांक संख्या से भाग किए तो ये पूर्णांक संख्या मिली हमें। और यहाँ पर जब 15 का 4 से, यानी कि ये भी एक पूर्णांक संख्या है और ये भी एक पूर्णांक संख्या है, इससे जब भाग किए तो जो है यहाँ पर देखिए पूर्णांक संख्या नहीं मिल रही है, ये पूर्णांक संख्या नहीं, क्योंकि ये दशमलव में आ रही है और जो है पूर्णांक संख्या जो होती हैं वो दशमलव में नहीं आती हैं। तो ये यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर दशमलव में संख्या आ रही है, अतः ये पूर्णांक संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था कि पूर्णांकों में भाग की संक्रिया नहीं होती है, सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर नीचे लिख दीजिए अतः पूर्णांकों में भाग की संक्रिया सदैव सत्य नहीं होती है। अतः जो है नीचे चाहे लैंग्वेज में लिख लीजिए, अतः पूर्णांकों में भाग की संक्रिया सदैव सत्य नहीं होती है, सदैव सत्य नहीं होती है, सदैव सत्य नहीं होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है
अगला क्वेश्चन है वितरण नियम से मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए वितरण नियम से हमको मान ज्ञात करना है। तो दो सवाल दिए हुए हैं और उनको वितरण नियम से जो है उनका मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप लोगों को हम हल करके बताते हैं। देखिए वितरण नियम से हल करना है। पहला क्वेश्चन है 487 गुणे 1008 है। 487 गुणे 1008 और दूसरा है क्वेश्चन 998 गुणे 436। 998 गुणे 436, ये दो क्वेश्चन हैं। 436। अब यहाँ पर देखिए हम कैसे हल करेंगे इनको। तो आप लोग देखिए इसको हल करना है। देखिए कौन सा नियम बताएं? वितरण नियम। तो वितरण नियम का जो है यूज करना है। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं तो स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, इनका डायरेक्ट गुणा कर देते हैं। तो डायरेक्ट गुणा अगर आप करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि वितरण नियम से हल करिए। तो अगर आप वितरण नियम से हल नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो अब वितरण नियम आपको पता होना चाहिए कि कैसे उससे हल किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पर देखते हैं ये चीज कि कौन सी संख्या जो है 10 या 100 या 1000 या 10,000 के करीब में है, उस संख्या को क्या करते हैं, वहां पर जीरो ज्यादा होते हैं तो हमको जो है गुणा करने में आसानी रहती है। तो उस संख्या को हम जोड़ या घटा करके उसको जो है तोड़ लेते हैं और फिर गुणा करके जो है हल कर लेते हैं। इससे होता यह है कि जो है हमको गुणा करना नहीं पड़ता है। मान लीजिए अभी इसका गुणा किया जाए तो हमको गुणा करने में कठिन लगेगा और बहुत लंबा चौड़ा गुणा करना पड़ेगा। लेकिन जब हम जो है वितरण नियम का प्रयोग कर लेते हैं तो हमको गुणा करना नहीं पड़ता है और जो है आसानी से सवाल जो है हल हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। देखिए ये यहाँ पर 1000 के करीब है और यहाँ पर देखिए ये भी जो है 998 यानी कि 1000 के करीब है। यहाँ पर इसको नहीं तोड़ना है कि आप 400 प्लस 36 कर दीजिए या यहाँ पर आप 400 प्लस 87 कर दीजिए या जो है 500 में से घटा दीजिए। कितना यहाँ पर 13 घटेगा तो 500 में से 13 घटा दीजिए। इस तरीके से आपको नहीं तोड़ना। आप 10, 100 या 1000 या 10,000 इस तरीके की संख्याओं में तोड़िए जिससे जो है गुणा करने में आसानी रहे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे। 487 गुणे इसको हम तोड़ लेंगे जो है 1000 प्लस 8 में। 1000 प्लस 8 में, तो 1000 प्लस 8 में तोड़ेंगे तो ये जो है कितना हो जाएगा, 1008 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 487 का इसमें हम गुणा कर लेंगे। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर 487 गुणे 1000 और बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगा लिए और फिर 487 गुणे 8 यानी कि एक बार इसका गुणा इसके साथ में, फिर बीच में प्लस और फिर इसका गुणा इसके साथ में। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो हैं आगे, 1 से गुणा करेंगे तो यही संख्या आएगी। अब 3 जीरो हैं आगे तो 3 जीरो लगा लीजिए, बस इतना गुणा आपका हो गया, यानी कि ये गुणा हमको करना नहीं पड़ा। अब हम इसका जो है गुणा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो देखिए 8 सते 56 हो जाएगा, 56 का 6 और 8 अठाई 64 और 64 और 5 कितना हो जाएगा 69, 69 का 9 हो जाएगा और फिर 8 चौक 32 और 32 और 6 कितना हो जाएगा 38, 32 और 6 38 हो जाएगा। तो यहाँ पर 38 लिख देंगे। अब देखिए इन संख्याओं को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 जीरो में जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, यहाँ पर 9 उतर आएगा, उसके बाद यहाँ पर 8 उतर आएगा और यहाँ 7 3 10 का 0 हो जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ पर 8 है और इसमें का जो हासिल एक है तो वो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और इसके बाद ये 4 उतार लेंगे। तो देखिए यहाँ पर बिना गुणा किए
बिना गुणा किए देखिए आसानी से ये हल हो गया। वैसे इसका इसके साथ में गुणा करते तो बहुत लंबा चौड़ा गुणा हो जाता। तो इस प्रकार से इस तरीके से हम जो है वितरण नियम के द्वारा इसको हल करते हैं। अब इसी प्रकार से जो है इस क्वेश्चन को भी हमको हल करना है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सेम कंडीशन वही लागू करेंगे। यहाँ पर 1000 में से देखिए यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 8 प्लस हो रहा था और यहाँ 1000 में से 2 माइनस करेंगे तब जो है 98 यानी कि 998 आएगा। तो 2 इसमें से माइनस कर लिए और उसके बाद फिर गुणे 436 कर लिए। अब वही काम फिर से करेंगे, इसका गुणा इसके साथ में, बीच में माइनस और फिर इसका गुणा इसके साथ में करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब इसका गुणा इसके साथ में करेंगे तो 436 हो जाएगा और फिर 3 जीरो है, 3 जीरो उतार लेंगे और फिर इसका गुणा इसके साथ में करेंगे और बीच में माइनस कर लेंगे। देखिए एक स्टेप यहाँ पर हम कम कर दिए हैं, डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, ये स्टेप यहाँ पर हटा दिए, तो आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए इसका गुणा इसके साथ में किए तो 3 जीरो उतार लिए और ये संख्या यानी कि इस पूरी संख्या से 1 से गुणा होगा तो ये संख्या उतरेगी। फिर इसका गुणा 2 के साथ में करेंगे और बीच में माइनस लगाएंगे। तो 2 के साथ में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 का 2, फिर 3 दूनी 6 और 6 एक 7 हो जाएगा और फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा। इस प्रकार से ये भी हल हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको हम घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 हासिल लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 गया तो 8 बचा। अब यहाँ पर बचा 9, 9 में से 7 गया तो बचा कितना 2, फिर यहाँ 9, 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1 बचा, फिर यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 3 बचा और यहाँ पर 4। तो इस प्रकार से ये हमारे आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वितरण नियम के द्वारा ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आप लोगों को इस तरीके की कोई भी संख्याएं दी जाएं तो आप लोग इसको आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखिए आप लोग 1-2 क्वेश्चन लिख लीजिए, वितरण नियम से आप लोगों को हल करना है। तो वो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए है इस तरीके से, मान लीजिए क्वेश्चन है, इसको हल करना है। पहला नंबर और दूसरा नंबर है, आप लोगों को हल करना है। दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए। ये क्वेश्चन है दूसरा। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को वितरण नियम के द्वारा हल करने हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है -7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। 7/9 का -7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन आप लोग नोट कर चुके होंगे, तो इसको हम इरेज किए दे रहे हैं। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों को हम बताते हैं। देखिए जो क्वेश्चन दोनों होमवर्क में आप लोगों को दिए गए हैं, तो इनके आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किसका कितना आंसर आ रहा है। उसके बाद फिर देखिए, उसके बाद क्वेश्चन है -7/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए -7/9 है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है। गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम आप सभी को पता होगा। देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि उसी संख्या में, यानी कि जो संख्या होती है उसी संख्या को जो है उसके योगात्मक प्रतिलोम में जोड़ने पर उस संख्या का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, या कह लीजिए उसका योगफल जो है वो 0 हो जाता है योगात्मक प्रतिलोम में। और गुणात्मक प्रतिलोम में जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उससे उस संख्या का गुणा करने पर क्या होता है, 1 हो जाता है।
यानी कि मान लीजिए माइनस ए है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा। और अगर दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस 1 है तो इसका क्या हो जाएगा, योगात्मक प्रतिलोम प्लस 1, और इनको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से योगात्मक प्रतिलोम में जो है क्या होता है, 0 हो जाता है जोड़ने पर। और जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है उसमें क्या होता है कि गुणा करने पर जो है उनका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर दोनों संख्याओं का गुणा करते हैं, यानी कि संख्या और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का अगर हम गुणा करते हैं तो क्या होता है, 1 आ जाता है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, देखिए चिन्ह वही रहेगा और संख्याएं उलट जाएंगे, यानी 7/9 है तो 9/7 हो जाएगा। अब इनका गुणा करके आप देख सकते हैं 7/9 और गुणे में क्या करेंगे, 9/7 और चिन्ह वही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर 9 से 9 कैंसिल हो गया और 7 से 7 कैंसिल हो गया, और माइनस माइनस जो है माइनस माइनस का गुणा क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणा करने पर उसका मान 1 हो जाता है, यानी कि जो संख्या होती है उसका और उसके गुणात्मक प्रतिलोम का गुणा करने पर 1 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सवाल भी आप लोगों का हल हो जाएगा, यानी कि गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, -8 का योगात्मक प्रतिलोम बताइए। तो देखिए योगात्मक प्रतिलोम अभी आप लोगों को बता ही चुके हैं और यहाँ पर एक्सरसाइज में दिया हुआ है -8 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम। तो देखिए -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, यानी कि ऐसी संख्या जिसको आपस में अगर जोड़ा जाए तो उसका मान 0 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से -8 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 8539 में 5 व 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 8539 में 5 व 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। देखिए स्थानीय मान भी बहुत ही आसान है और आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन अब एक्सरसाइज में क्वेश्चन आया है तो बताना जरूरी है, इसलिए आप लोग समझ लीजिए। और कैसे स्थानीय मान लिखा जाता है ये भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए 8539 है, 8539 है और इसमें 5 का स्थानीय मान लिखने के लिए कहा गया है। तो हम क्या करेंगे, 5 का स्थानीय मान इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ से देखिए हम इधर से गिन लेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि सैकड़े के स्थान पर 5 है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 5 सैकड़ा, 5 सैकड़ा, यानी कि इस तरीके से हम 5 सैकड़ा इसको लिख सकते हैं। ये 5 का स्थानीय मान हो जाएगा। लेकिन दूसरे शब्दों में कह लीजिए तो हम ये भी लिख सकते हैं 500। तो यानी कि दोनों न लिख करके आपको एक लिखना है और सही दोनों है, चाहे आप 5 सैकड़ा लिख दीजिए और चाहे 500 लिख दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी सैकड़े के स्थान पे है तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 सैकड़ा, और या तो लिख देंगे 500। देखिए 5 का स्थानीय मान आप लोगों को पता हो गया। अब इसमें ये भी पूछा गया है कि 3 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 3 का स्थानीय मान भी हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, 3 का स्थानीय मान देखिए क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, यानी कि दहाई के स्थान पर है तो हम लिख देंगे 3 दहाई। इस तरीके से लिख सकते हैं। और या तो ये ना लिखिए तो आप क्या लिख सकते हैं, 30। तो इस प्रकार से जो है 5 सैकड़ा हो जाएगा और 3 दहाई हो जाएगा, या तो 500 लिख दीजिए और यहाँ पर जो है 3 का स्थानीय मान 30 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्थानीय मान भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं। 0 एक परिमेय संख्या है या नहीं। तो हम आप लोगों को बता दें कि 0 एक परिमेय संख्या है।
देखिए मैंने जो इससे पहले वाला वीडियो है उसमें बहुत अच्छे से आप लोगों को बताया है कि देखिए जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो सभी परिमेय संख्याएं होती हैं, और पूर्णांक संख्या जो जीरो होती है वो पूर्णांक संख्या होती है, क्योंकि पूर्णांक की परिभाषा ही होती है कि सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो पूर्णांक होती हैं। तो इस प्रकार से जो है जीरो भी उसमें शामिल रहता है और सभी धनात्मक संख्याएं शामिल रहती हैं और सभी ऋणात्मक संख्याएं भी शामिल रहती हैं। और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा होती ऐसी संख्याएं जिनको P अपान Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें जो है परिमेय संख्याएं कहते हैं। यानी कि इस रूप में P अपान Q के रूप में जिनको लिखा जा सके उन्हें क्या कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहां पर Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ये होती है परिमेय संख्या की परिभाषा। लेकिन अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन आया है कि क्या जीरो एक परिमेय संख्या है, तो जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि सभी पूर्णांक संख्याओं के बटे में एक लिखा जा सकता है, इसलिए सभी पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। और पूर्णांक संख्या आप लोगों को बता चुके हैं कि सभी धनात्मक संख्याएं जीरो तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। देखिए सारा कुछ हम आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन पुनः एक बार आप लोगों को रिवाइज करा दे रहे हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो देखिए प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो उन्हें क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। देखिए ये सारी परिभाषाएं भी परीक्षा में पूछी जाती हैं, इसलिए स्पष्ट रूप से आप लोगों को परिभाषाएं भी याद होनी चाहिए, और एक बार समझ लेंगे तो भविष्य में कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि परिभाषाएं बहुत ही आसान है, सिर्फ एक बार समझना है, रटना नहीं है। अगर रटोगे तब तो पक्का भूल जाओगे, तो इसलिए आप लोगों को रटना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है। तो देखिए सभी प्राकृतिक संख्याओं में, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में जब जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब बात करते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। तो देखिए गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। गिनने में जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए गिनने में कौन सी संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए गिनने में जो है एक से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कोई वस्तु अगर हमको गिनना है, कोई वस्तुएं रखी हुई हैं उनको अगर हमको गिनती करना है तो हम शुरुआत एक से करते हैं, जीरो से शुरुआत नहीं करते हैं। इसलिए ये हमको याद रखना है कि जो है प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो जिन संख्याओं का हम गिनने में प्रयोग करते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो वह क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और देखिए एक आप लोगों को और हम चीज बता दे रहे हैं कि देखिए जो जीरो है, जीरो हमें प्रकृति से नहीं मिला है, इसका आविष्कार बाद में हुआ है। प्रकृति का मतलब जो हमें जो है प्रकृति से मिला हो, यानी कि जो भगवान की देन हो, जो भगवान ने जिसको बनाया हो वो क्या है, वो प्रकृति है। और जिसको मानव द्वारा खुद बनाया गया हो उसको कृत्रिम बोलते हैं। तो प्राकृतिक और कृत्रिम में इतना ही अंतर है, यानी कि जो प्रकृति से मिला हो या भगवान के द्वारा बनाया गया हो उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक कहते हैं, और जो मनुष्य ने खुद बनाया हो उसको क्या कहते हैं, उसको कृत्रिम कहते हैं। देखिए जो जीरो है उसका आविष्कार भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया है, तो इसलिए जो है इसका आविष्कार बाद में हुआ है। यानी कि प्रकृति से हमें जो है वो गिनतियां सिर्फ 1 से 9 तक ही मिली थी, 1 से 9 तक, और उसी से जो है बड़ी से बड़ी संख्याएं बनाई जाती थी। लेकिन जो है जब जीरो का आविष्कार बाद में हो गया तो उससे संख्याओं को लिखना और भी आसान हो गया, और इसका आविष्कार जो है महान गणितज्ञ जो है आर्यभट्ट ने किया है। आप लोगों ने एक राष्ट्रीय गीत भी सुना होगा कि जब जीरो दिया इस भारत ने तब भारत को गिनती आई। तो इस प्रकार से जो है जीरो का आविष्कार बाद में भारत में हुआ था। तो ये हो गया आप लोगों का जो है कुछ प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक और परिमेय संख्याओं की परिभाषा।
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि P अपान Q एक परिमेय संख्या है तो उसकी गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। देखिए पुनः एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि P अपान Q एक परिमेय संख्या है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। P अपान Q, यहाँ पर देखिए जो लिखा है ये पूछ लिया गया है। P अपान Q अगर एक परिमेय संख्या है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए गुणात्मक प्रतिलोम अभी आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि गुणात्मक प्रतिलोम वही संख्या होती है कि जब उसके इस दी हुई संख्या के साथ में गुणा किया जाए तो उसका मान 1 हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इस संख्या को उलट देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा Q अपान P, और यही जो है इसका क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। क्योंकि अगर इसका इसके साथ में गुणा करेंगे तो Q से Q कट जाएगा और P से P कट जाएगा और जो है गुणनफल क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या किस ओर होती है। संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या किस ओर होती है, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। देखिए क्वेश्चन बहुत छोटे हैं और इससे कठिन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अभी आप लोगों को जो है एक बार पवन की बुक से आप लोगों को पढ़ाए दे रहे हैं, उसके बाद जैसे ही कोर्स समाप्त होता है तो दूसरे प्रकाशन की बुक से हम आप लोगों को इससे और कठिन सवाल भी हल करवाएंगे। और जो है अभी आप लोग जो इस बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं एक्सरसाइज में वही हल कर लीजिए, और फिर आप लोगों को दूसरे प्रकाशन में देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है, फिर उस हिसाब से आप लोगों को हल करवाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है इस कोर्स को पहले कवर कर लीजिए, उसके बाद फिर हम दूसरी बुक से आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट करें। फिर उसमें आप लोगों को बेसिक नहीं बताया जाएगा, क्योंकि बेसिक आप लोगों को यहाँ पर जो है पढ़ा दिया जाएगा पूरा जो है कोर्स, और उसके बाद फिर वहाँ पर सिर्फ आप लोगों को इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हल करवाएंगे सभी टॉपिक से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या किस ओर होती है। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को संख्या रेखा पता होनी चाहिए। तो संख्या रेखा मान लीजिए ये हो गई, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पर आप अगर 0 मान के चलेंगे तो देखिए 0 के राइट हैंड साइड की तरफ जो है प्लस की संख्याएं होती हैं, और इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जो है ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। अगर हम संख्या रेखा पर संख्याओं को दर्शाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देखिए प्लस की तरफ प्लस लगाना अनिवार्य नहीं है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं, +2 +3 +4 +5। तो इस प्रकार से चाहे तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तब भी प्लस का मान लिया जाता है। और इधर जो है माइनस की संख्याओं में माइनस लगाना अनिवार्य है, यानी कि इनको ऐसे नहीं माना जा सकता है, इनमें जो है माइनस लगाना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से इसमें पूछा गया है कि संख्या रेखा पर धनात्मक संख्या किस ओर होती है, तो हम लिख देंगे 0 के दाईं ओर। 0 के दाईं ओर के देखिए 0 के दाहिनी तरफ जो है धनात्मक संख्याएं हैं, तो हम लिख देंगे 0 के दाहिनी ओर धनात्मक संख्याएं होंगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दी गई परिमेय संख्या, देखिए कुछ संख्याएं दी हुई हैं, आदि किस प्रकार की परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए दी हुई हैं पहले संख्याएं, देखिए इसको मिटा देते हैं। देखिए संख्याएं हैं -1/, -3, और फिर है -2/, -6, फिर देखिए है -3/, -9, और फिर है -4/, -12। कहा गया है आदि किस प्रकार की परिमेय संख्या हैं। तो देखिए ये सभी संख्याएं जो हैं वो समतुल्य संख्याएं हैं। क्या है? समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। ये जो संख्याएं हैं ये सभी जो है समतुल्य परिमेय संख्या। अब समतुल्य क्यों है ये भी जानना जरूरी है। तो देखिए अगर हम इनको सॉल्व करेंगे यानी इनको हल करेंगे
तो यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा 1/3, और ये भी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6, तो यहाँ पर भी 1/3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 3 और 3 3 9, तो ये भी हो जाएगा 1/3, और फिर यहाँ पर ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 4 4 3 12, तो यहाँ पर भी आ रहा है 1/3। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगी समतुल्य परिमेय संख्या, यानी कि ये सब बराबर हैं। देखिए आपको देखने में जो है भले ही अलग लग रही हों, लेकिन जो है ये अलग संख्याएं नहीं है, ये क्या है, समतुल्य परिमेय संख्या है। क्योंकि अगर इनको हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे इनका सबका मान जो है एक ही संख्या आ रहा है, अलग नहीं आ रहा है, लेकिन इनका मान सभी का बराबर आ रहा है, तो क्या हो जाएंगी, समतुल्य परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। देखिए एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अब हल हो गए हैं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।